गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह न केवल बीए कक्षाओं के लिए, एमए कक्षाओं के लिए, बल्कि यह आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल से लेकर हाईएस्ट यूपीएससी के एग्ज़ाम तक के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक बार किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आता ही आता है, जिसका नाम है मानसून। सबसे पहले बात करें अगर मानसून की, तो मानसून अरबी भाषा के मौसिन शब्द से बना है। वैसे इसके नाम से पता चल रहा है मानसून यानी कि मौसम के अनुसार परिवर्तन। जैसा मौसम हो उसी के अनुसार जब पवनों में परिवर्तन होता है तो उसे मानसून कहा जाता है। अगर हम बात करें मानसून की, तो ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में अलग अलग तरीके से होता है। अपने कौन सा प्रभावित करता है या किस ऋतु का प्रभाव पड़ता है, उस सब का आज हम अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने हवा के बारे में पढ़ रखा होगा, पवन के बारे में, जिसमें क्या होता है कि वैसे अगर हम शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में जो पवन होती है वह महाद्वीप से महासागरों की ओर चलती है, और वहीं अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में महासागरों से महाद्वीपों की ओर चलती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, 6 महीने महाद्वीप से महासागर की ओर और 6 महीने महाद्वीप से महासागर की ओर, जाने की क्या है 6 महीने पवन ऐसे चलती है। और यही जब पवन चलती है और इसी से ही क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति होती है। यानी कि जिस तरीके से पवन चलेगी उसी के अनुसार क्या है, मौसम के अनुसार पवनों में परिवर्तन होता है, उससे मानसून की उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करें मानसून की, तो आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें क्या है, मानसून से संबंधित सिद्धांत, यानी कि किसने किस तरीके से बताया है कि मानसून की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरीज, जो सबसे पहले थ्योरीज दी गई उनको क्लासिकल थ्योरीज कहते हैं। क्लासिकल थ्योरीज में सबसे पहले हम लेते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट। थर्मल यानी कि तापीय सिद्धांत। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या है, मानसून को दो तरीकों से मानसून जो है वह 2 तरीकों से प्रभावित होता है, तापमान के कारण या फिर गति के कारण। तो पहला जो क्लासिकल थ्योरीज है जो सबसे पहले दी गई है, क्लासिकल थ्योरीज में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वह है थर्मल कॉन्सेप्ट, जो हेले ने दिया था 1686 में। अगर इसकी बात करें कि हेले ने मानसून के बारे में क्या बताया है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हिंद महासागर है और ये भारत का मैप है। भारत में ये कर्क रेखा है और ये क्या है, भूमध्य रेखा है। अगर हम देखें कि ये जो ऋतु में परिवर्तन होता है या मौसम में परिवर्तन होता है तो ये क्यों होता है। अगर मान लो यह हमारी पृथ्वी है और अगर आप लोग मान लो कि पृथ्वी पर सूर्य लंबवत हमेशा कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर ही रहता, उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाता, जिसको हम उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं, या फिर कर्क या फिर मकर रेखा पर इसका प्रभाव न पड़ता, तो मौसम में ऐसा परिवर्तन होना ही नहीं था। अगर मान लो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता तो ना तो पेटियों में कोई खिसकाव होता, ना ऋतुओं में कोई परिवर्तन होता, ना ही हमारे मौसम में कोई परिवर्तन होता, ना ही हम परिवर्तन करते खुद में, ना ही हम अपने कपड़ों में परिवर्तन करते। तो ये सब किसके कारण हुआ है, जो पृथ्वी है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ऐसी कंडीशन ना होती, सूर्य हमेशा विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता, तो ये सब कुछ क्रिया नहीं होनी थी और न कोई मानसून की उत्पत्ति होनी थी और न सब ये पेड़ पौधे फल सब्जियां कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं होनी थी और ना हमें कुछ पढ़ना पड़ता। लेकिन अब क्या है, ये सूर्य जो है ये उत्तरायण भी होता है और दक्षिणायन भी होता है। तो यही जो उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, तो इससे मानसून कैसे उत्पन्न होता है, इस सब का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हेले की थ्योरी की, तो उन्होंने क्या कहा कि 21 मार्च का दिन ऐसे होता है जब क्या होता है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च को जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, तो अगर तो यहाँ पर ही चमकता रहता तो मानसून कोई उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही जून आती है तो सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लग जाता है, और जैसे ही ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो कर्क रेखा पर क्या हो जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना।
तापमान यहाँ पे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर तापमान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वायुदाब कैसा होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर तापमान उच्च होता है, वहाँ पर वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, पवनें जो चल रही होती हैं, पवनों का स्वभाव है वह क्या होता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आएंगी। यहाँ पर निम्न वायुदाब क्यों बन गया, क्योंकि तापमान उच्च है। तापमान उच्च क्यों है, क्योंकि सूर्य क्या है, कर्क रेखा पर चमक रहा है। कर्क रेखा पर चमक रहा है, एक तो यहाँ पर धरातल है, और धरातल है और उसके साथ ही आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। स्थल तो है ही, साथ में मरुस्थल भी है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो यहाँ पर पवन है, ये जो पवन क्या है, यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर कैसा वायुदाब बना हुआ है, निम्न वायुदाब बना हुआ है। ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आने लग जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर थार का मरुस्थल की स्थिति होने के कारण ये जो पवन है, पवन थोड़ी ऊपर उठती है। गर्म होगी पवन, गर्म होने की वजह से ऊपर उठेगी, और ऊपर कितना उठती है, 2 किलोमीटर तक ऊपर उठती है। 2 किलोमीटर तक भी बहुत मुश्किल से होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सघन एरिया होता है। जैसे ही यहाँ पर पवन उठती है, ये पवन क्या होती है, अब यहाँ पर उठेगी तो वो नीचे क्या होगी, उतरने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर जैसे ही नीचे उतरती है, नीचे उतरने के कारण यहाँ पे हिंद वायुदाब में क्या होता है, उच्च वायुदाब बना होता है। उच्च वायुदाब से यहाँ पर क्या है, फेरल के नियम के अनुसार चलेंगे, जो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही पवन उठती है, पवन उठने की वजह से एक शाखा इसकी इधर पहुंच जाएगी और एक शाखा इसकी इधर पहुंच जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं कि जो अरब सागर का मानसून है वह तो पश्चिमी भारत में बरसात करेगा, और जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होगी वह क्या है, पूर्वी घाट पर बरसात करेगी। तो ये जो पवन ऊपर उठती है, पवन के ऊपर उठने से जो तापमान के कारण पवन ऊपर उठी, तो इसी के कारण किसकी उत्पत्ति हुई, मानसून की उत्पत्ति हुई। ये किसने कहा है, ये कहा है थर्मल कॉन्सेप्ट जो हेले ने लिया है। अब सेम एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो किसने है, जो जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता हैं, जो सर हैग 1948 में जिन्होंने थ्योरी दी है। तो इन्होंने क्या कहा है, जो सर हैग ने कहा है कि अब ये क्या है, ये 1686 की बात है, जाने की बहुत पहले का। इसमें थोड़ा सा और विकास हो गया। अब इनको पवनों के बारे में थोड़ी और जानकारी हो गई। उन्होंने तो तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति हो गई, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इन्होंने थोड़ा और ज़्यादा अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि सेम कंडीशन वही रही, लेकिन ये जो यहाँ पे थार के मरुस्थल में उच्च वायुदाब बना था, यहाँ पर पवन एकदम से ऊपर उठती है। पवन ऊपर उठने की वजह से क्या होता है कि इन्होंने तो कहा कि यहाँ से पवन ऊपर उठी और आ गई नीचे, और लेकिन जो एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ से जैसे ही पवन ऊपर उठती है, पवन ऊपर उठने की वजह से वो थोड़ा ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जाने से वो क्या होता है, फिर वापस से जो जगह खाली हो जाती है वहाँ पर नीचे उतरने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो नीचे उतरेगी कॉन्सेप्ट सेम वही हो जाता है कि फिर क्या होता है, हिंद महासागर से ऊपर की ओर जाएगी, भूमध्य रेखा को जैसे ही क्रॉस करेगी, भूमध्य रेखा को क्रॉस करने पर अब क्या है कि सूर्य भूमध्य रेखा से कहाँ पर पहुँच जाता है, कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। कर्क रेखा पर होगा, जैसे ही मान लो ये कर्क रेखा पर होता है सूर्य, तो क्या होता है कि यहाँ पे पवन ऊपर उठने से वापस ऐसे चक्कर चलता है, और यहाँ से जैसे ही पवन ऊपर उठेगी, ये नीचे घूमती हुई क्या है, अरब सागर में यहाँ पर बरसात लाएगी, और क्या है, इसकी एक शाखा इधर वही बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाएगी। ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क तो नहीं है। उन्होंने मेन कारण किसकी वजह से कहा कि ऊपर उठता है, तापमान की वजह से। तापमान की वजह से पवन ऊपर उठती है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि पवन सीधी ऊपर उठेगी और ऊपर उठने की वजह से वो क्या होगा, मानसून की उत्पत्ति होगी। दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न जो थ्योरीज हैं उसमें क्या है, आधुनिक परिकल्पना जो है, आधुनिक में थोड़ा क्या हो गया, और ज़्यादा विकास हो गया। और ज़्यादा विकास में क्या होगा कि जैसे सबसे पहले जो है डायनामिक थ्योरी, यानी कि गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत जो क्या है फ्लोन ने दिया है, उसमें उन्होंने क्या बता दिया कि अब इनमें क्या शुरू होने लग गई है, गति शुरू हो गई है। यानी कि गति कैसे होगी, तो इन्होंने गति का कारण क्या माना कि जो सूर्य क्या है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, तो यानी कि इसमें क्या होता है, गति होगी। गति होगी तो यहाँ पे पेटियों में भी खिसकाव होना हो गया, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सेम कंडीशन वही थार के मरुस्थल में, यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पवन ऊपर उठने लग जाती है। पवन ऊपर उठने की वजह से क्या है, यहाँ पर उन्होंने गतिक क्रिया को इसका कारण माना है, और पवन ऊपर उठेगी और ऊपर उठने की वजह से सेम प्रोसीजर वही रहेगा, और वैसे मानसून की उत्पत्ति होगी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात कर लें
जेट स्ट्रीम की। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया। ये कोटेश्वरम ने थ्योरी दी, ये 1952 में दी है। कोटेश्वरम ने जो 1952 में दी है, उन्होंने क्या किया कि अब क्या हो गया है थ्योरी में, ईस्टर्ली जेट थ्योरी। तो जेट का नाम आ गया, यानी कि जेट पवन के बारे में बता दिया इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जैसे मान लो थार का मरुस्थल है, तो पहले तो वो 2 किलोमीटर तक ही पवन ऊपर उठ रही थी, लेकिन इन्होंने पवन को थोड़ा और ऊपर उठाया, यानी कि 11-12 किलोमीटर तक पवन ऊपर उठेगी। और ऊपर उठने की वजह से क्षोभ मंडल में जैसे ही पहुंचती है, तो वहाँ पर एक पवन प्रवाहित हो रही होती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। अब जो जेट से पवन से जब ये पवन जाके मिलती है, तो वहाँ पर वो क्या होता है, फिर वो वहाँ पर नीचे उतरने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रबल मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ये जो मानसून की उत्पत्ति है, यानी कि पवन अब आएगी, पवन आने की वजह से इसके मार्ग में जो भी कोई अवरोधक होगा उससे टकरा के भारी वर्षा कर देती है। लेकिन इसके बाद क्या है कि जब सूखा पड़ गया 1966 में, तो उसके बाद सूखा पड़ने की वजह से उन्होंने देखा कि कभी तो बरसात बहुत हो रही है, लेकिन कभी सूखा पड़ रहा है। तो इसका क्या कारण है कि यह सब क्रिया हो रही है। तो अब सूखा क्यों पड़ गया, तो इसकी वजह से जानने के लिए 3-4 भारत के वैज्ञानिक और 3-4 रशिया के वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने एक अंतरिक्ष में गए एक अध्ययन करने के लिए। और वहाँ पर इन्होंने जाकर क्या देखा कि पहले वो इन सबकी थ्योरीज का तो अध्ययन करके ही गए थे, वहाँ पर उन्होंने जाके देखा कि थार के मरुस्थल की वजह से एक पवन तो वहाँ पे ऊपर चल रही है जेट स्ट्रीम, और थार के मरुस्थल की वजह से यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा है, तो पवन ऊपर उठ रही है। लेकिन इनके अलावा और कौन सा कारण है, तो उन्होंने देखा कि हिमालय भी है, जो हिमालय पर्वतमाला है, वहाँ पर क्या है, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, और उस बर्फ़ की जमने की वजह से जब सूर्य की किरण आती है, तो सूर्य का जो बर्फ़ हिमाच्छादित जो यहाँ पे धरातल मिलता है उसको, तो वहाँ पर जो एल्बिडो है वो क्या हो जाता है, सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 80% तो उसका एल्बिडो हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और उसी के साथ उन्होंने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पर क्या है, तिब्बत का पठार है। तिब्बत का जो पठार है, यह क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो तिब्बत के पठार का भी कोई रोल होगा। तो फिर उन्होंने जब इसका अध्ययन किया, तो तब उन्होंने देखा कि अब ये तीनों क्रियाएं, यानी कि इधर तो थार के मरुस्थल का प्रभाव, उधर हिमालय का प्रभाव और इधर तिब्बत का प्रभाव, जब ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती है, तो तब क्या होता है, बहुत प्रबल मानसून आता है, यानी कि भारत में बहुत तेज बारिश होती है। तो ये सब क्या था, जो मोनेक्स यानी कि नया जो थ्योरीज आई, आधुनिक परिकल्पना, उनमें इन्होंने बताया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि मानसून में सबसे ज़्यादा मतलब योगदान किसका है भारत में, तो वो ऑप्शन में तीनों ही दे देते हैं, यानी कि थार का मरुस्थल भी दे दिया, हिमालय भी दे दिया और तिब्बत का पठार भी दे दिया। तो फिर आप उसमें क्या सही करोगे, तो जो मेन जो सबसे पहले थ्योरी है, यानी कि थर्मल कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे पहले उन लोगों ने माना है, क्या चीज़ मानी है उन्होंने, थार के मरुस्थल का योगदान। तो जो सबसे पहला योगदान है वह किसका है, थार के मरुस्थल का, लेकिन उसके साथ प्लस हिमालय और प्लस तिब्बत का पठार, जब ये तीनों एक साथ क्रिया करते हैं, तीनों मिलकर योगदान देते हैं, तब क्या होता है, प्रबल मानसून होता है। लेकिन अगर मान लो ये तीनों में से कोई भी एक साथ ना दे, मान लो तीनों मित्रों में से कोई एक मित्र रूस जाए, तो फिर क्या होता है कि ये दो मान लो क्रिया कर रहे हैं या फिर ये दोनों कर रहे हैं, तो तब मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। मानसून क्या होता है, तब उतना प्रबल नहीं होता है। जैसे आप लोग पंखा चलाते हो, तो पंखा धीरे धीरे घूम रहा होता है, जिसकी कोई हवा नहीं लग रही होती है। तो सेम प्रोसीजर वही होता है कि अगर मान लो कि ये तीनों एक साथ मिलकर क्रिया करेंगे, तो मानसून बहुत प्रबल आएगा, लेकिन अगर इन तीनों में कोई एक कम है, तो मानसून का प्रभाव थोड़ा कम रहता है। तो ये थ्योरीज थी मानसून की परिकल्पना, यानी कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित, जिसको क्या है, 2 भागों में बांटा था। एक तो क्या थी, तापीय संबंधी, और एक क्या थी, गतिक संबंधी, या फिर आप इसको बोल दो क्लासिकल थ्योरीज और इसको मॉडल थ्योरीज। इसके बाद अब मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।